भारत में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल, पाकिस्तान में मचा हंगामा। पूरी हुई यूनुस की मुराद, थाईलैंड में हुई पीएम मोदी से मुलाकात। किन कारणों से पुतिन और किम जोंग को मिली ट्रंप के टैरिफ से छूट? ट्रंप ने दिखाया गोलकाल, 43 करोड़ में देता है अमेरिका की नागरिकता। क्या है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, भारत को इससे कितना फायदा? नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। भारत के मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए सरकार संशोधन बिल लेकर आई तो पाकिस्तानियों के सीने पर सांप लौटने लगा। पाकिस्तानी चीखने चिल्लाने लगे। खबरें तो यहाँ तक आई कि पाकिस्तान में टीवी भी टूटने लगे। मगर सवाल उठता है, क्यों? आखिर पाकिस्तानियों का भारत के वक्फ बोर्ड से क्या ताल्लुक है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? क्यों पाकिस्तानी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जहर उगलते दिखाई दिए? वक्फ संशोधन बिल पेश तो भारत की संसद में हुआ। वक्फ पर लगाम लगाने की कवायद भारत सरकार ने शुरू की, मगर इतनी बौखलाहट, इतनी छटपटाहट आखिरकार पाकिस्तानियों को क्यों हो रही है? दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पाकिस्तानी कहता है, जब से बीजेपी आई है उसका एक एजेंडा है, उसे हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है और हिंदू कल्चर को प्रमोट करना है। वो मुसलमानों के कल्चर को एक खतरे की तरह प्रमोट कर रहे हैं। जबरदस्ती ताकत के जोर पर कोई चीज भी मनवाई नहीं जा सकती। अगर कोई मनवाना चाहता है तो वो गलत है। वहीं पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों ने अपनी जहरीली विचारधारा को पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम को घुट्टी की तरह पिलाया है। तभी तो हर पाकिस्तानी किसी तोते की तरह एक ही बात का रट्टा मार रहे हैं, वो ये कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत में इस्लाम सुरक्षित नहीं है, भारत में मुसलमानों का हक मारा जा रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। उन्हें अब पाकिस्तान आने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे ही वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ, पाकिस्तानी भड़क उठे। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पाकिस्तान से ही विरोध जताना शुरू कर दिया। भारत के वक्फ बोर्ड पर सरकार ने नकेल कसने की तैयारी की और इससे पाकिस्तान में कई लोग गुस्से में आ गए। वहां के कुछ लोग मानते हैं कि वक्फ बोर्ड के नाम पर पैसा इकट्ठा होता है, लेकिन उसे सही तरीके से नहीं इस्तेमाल किया जाता। वे इसे एक तरह के माफिया जैसा मानते हैं। फिर भी भारत के वक्फ संशोधन बिल पर पाकिस्तानियों का इतना ज्यादा विरोध सवाल उठाता है। दरअसल ये विरोध नफरत और राजनीति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस्लाम और वक्फ को लेकर अफवाहें फैलाकर कट्टरपंथी इससे अपना राजनीतिक हथियार बना लेते हैं। अब पाकिस्तान में इतनी ज्यादा बौखलाहट आखिर क्यों हो रही है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में बैंकॉक में मुलाकात हुई। दोनों नेता बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेने के लिए बैंकॉक पहुंचे थे और यह मुलाकात समिट के दौरान हुई। हालांकि इस मुलाकात के बारे में फिलहाल कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है कि दोनों की क्या बातचीत हुई है। इस मुलाकात में दोनों देशों के उच्च राजनयिक भी मौजूद थे और यह माना जा रहा है कि बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापार और समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश के अंतिम सरकार के मुखिया है, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा बेताब भी नजर आ रहे थे, लेकिन कई बार प्रयासों के बावजूद उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिल पाया। मोहम्मद यूनुस ने भारत में अपनी पहली यात्रा के दौरान मोदी से मिलने का प्रयास किया था, लेकिन भारत सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद यूनुस को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था और तब से ही दोनों देशों के रिश्ते में तनाव देखने को मिला है। यूनुस की सरकार ने कई बार भारत विरोधी कदम भी उठाए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं और यूनुस की सरकार लगातार भारत के खिलाफ फैसला ले रही है। हाल ही में अपने चीन दौरे के दौरान यूनुस ने चिकन नेक पर सवाल उठाया था और यह कहा था कि इस क्षेत्र पर चीन का कब्जा होना चाहिए, जिसे भारत ने पूरी तरह से नकार दिया। हालांकि इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने सफाई दी कि यूनुस के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते लंबे समय से मजबूत रहे हैं, खासकर बांग्लादेश की आजादी में भारत की अहम भूमिका का कारण है। लेकिन शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का आरोप है कि शेख हसीना भारत में है और भारत उन्हें वापस नहीं कर रहा है, जबकि हसीना पर बांग्लादेश में नरसंहार का आरोप है। इस सब से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नए टैरिफ नियमों में रूस और उत्तर कोरिया को छूट मिलने पर सवाल उठे थे। इसके बाद व्हाइट हाउस ने इस पर सफाई दी। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के अनुसार इस देश पर पहले से ही बहुत बड़े
पैमाने पर प्रतिबंध और टैरिफ लागू हैं, इसीलिए इन पर नए टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रशासन ने बताया कि रूस, उत्तर कोरिया, क्यूबा और बेलारूस जैसे देशों के साथ अमेरिका का व्यापार पहले ही बहुत कम है, क्योंकि इन पर पहले से ही ऊंचे टैरिफ और प्रतिबंध लगाए गए हैं। 2 अप्रैल को ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका में आयातित लगभग सभी उत्पादों पर 10% या उससे अधिक का टैरिफ लगाया जाएगा। इस फैसले के बाद कई देशों ने विरोध जताया था, लेकिन रूस और उत्तर कोरिया को इस टैरिफ से बाहर रखा गया। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया जब रूस और उत्तर कोरिया पर पहले ही व्यापारिक प्रतिबंध थे और इन देशों के साथ अमेरिका का कोई बड़ा व्यापारिक संबंध नहीं था। इस फैसले के बाद राजनयिक और आर्थिक विशेषज्ञ के बीच यह बहस जारी है कि यह निर्णय रणनीतिक कारणों से लिया गया था या फिर यह सिर्फ मौजूदा नीतियों का विस्तार था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला विशेष रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जबकि कुछ का कहना है कि यह सिर्फ एक सामान्य नीति बदलाव है। यूक्रेन के संदर्भ में भी विवाद हुआ है, क्योंकि रूस को इस टैरिफ में छूट मिली, जबकि यूक्रेन पर 10% टैरिफ लगाया गया। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी कि अगर कोई देश पलटवार करता है तो इससे व्यापारिक तनाव और बढ़ सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में उड़ान भरते समय $5 मिलियन का गोल्ड कार्ड दिखाया है। पिछले महीने उन्होंने इस कार्ड की घोषणा की थी। यह कार्ड अमीर यानी करोड़पति अप्रवासियों के लिए, मतलब जो लोग अमेरिका की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं, उन्हें यह कार्ड खरीदना होगा। इस कार्ड की कीमत करीब 43 करोड़ है। ट्रंप का गोल्ड कार्ड ग्रीन कार्ड का प्रीमियम संस्करण है। इसे अप्रवासियों को $5 मिलियन में बेचा जाएगा। दरअसल पिछले महीने कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने कहा था कि हम एक गोल्ड कार्ड बेचने जा रहे हैं। हम उस कार्ड की कीमत लगभग $5 मिलियन रखने जा रहे हैं। इससे आपको ग्रीन कार्ड विशेषाधिकार भी मिलेंगे। उन्होंने कहा था कि यह कार्ड नागरिकता के लिए एक आसान रास्ता होगा। अमीर लोग इस कार्ड को खरीद कर हमारे देश में रह सकेंगे। वे अमीर होंगे और सफल होंगे। ट्रंप ने कहा कि वे यहाँ बहुत सारे टैक्स चुकाएंगे और बहुत सारे लोगों को रोजगार देंगे। ट्रंप का गोल्ड कार्ड अमेरिकी नागरिकता हासिल करने का एक नया तरीका है, जो खासकर अमीर लोगों के लिए बनाई गई है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति $5 मिलियन करीब 43 करोड़ रुपए देकर प्राप्त कर सकता है। ये कार्ड न केवल अमेरिका में स्थायी निवास की अनुमति देता है, बल्कि नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को और आसान बनाता है। यह स्कीम पुराने EB-5 वीजा प्रोग्राम की जगह ले सकती है, जिसमें $1 मिलियन या कुछ मामलों में $800,000 के निवेश और 10 नौकरियां पैदा करने की शर्त थी। वही बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के तहत हुई थी। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों में आर्थिक सहयोग, आपसी सहयोग और क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करने को बढ़ावा देना है। इस संगठन में 7 सदस्य देश हैं: भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। पहले इसमें सिर्फ भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड थे और इसे बिस्ट ईसी कहा जाता था, लेकिन म्यांमार और फिर भूटान और नेपाल के जुड़ने के बाद इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक हुआ। बिम्स्टेक का उद्देश्य सदस्य देशों की आर्थिक तरक्की, क्षेत्रीय चुनौतियों से मिलकर निपटना और आपसी सहयोग बढ़ाना है। इसके द्वारा शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी सहयोग और व्यापार में मदद की जाती है। इसका सिद्धांत है समान संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। यह संगठन वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 7 देशों में दुनिया की 22% से अधिक आबादी बसती है और बंगाल की खाड़ी से होकर वैश्विक व्यापार का 1/4 हिस्सा गुजरता है। बिम्स्टेक की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जिनमें कालादान मल्टी मॉडल परियोजनाएं, एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग और बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल मोटर वाहन समझौता, जो सदस्य देशों के लिए फायदेमंद है। इसकी स्थायी सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है और भारत इस पर होने वाले खर्च का 32% योगदान देता है। भारत के लिए संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट, ईस्ट और पूर्वोत्तर राज्य के विकास की नीतियों को आगे बढ़ाने का अवसर देता है। साथ ही ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले भारत के लिए एक मजबूत रणनीतिक मंच भी प्रदान करता है। बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए जाते हैं। अब तक कुल 6 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और इस बार बैंकॉक में 6वां शिखर सम्मेलन हो रहा है। हर 2 साल में एक शिखर सम्मेलन आयोजित होता है और इसमें विदेश मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों की बैठकें भी होती हैं। भारत को इस संगठन में बड़ी भूमिका निभानी है, खासकर जब बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में आंतरिक समस्याएं हैं। बिम्स्टेक को चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन अगर सदस्य देश सही तरीके से सहयोग करे तो यह संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त
कर सकता है। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।